हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी दो चैप्टर हैं आपके एनसीईआरटी में। एक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एंड दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो उसमें से भी हम लोग आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज में तो कंप्लीट पूरा नहीं हो पाएगा बट हम इसको कुछ कुछ लेक्चर्स में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके। सो ठीक है, लेट्स बिगिन। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वाला चैप्टर हमारा पहला वाला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज आप लोगों को पता ही है। चार्जेस दो टाइप के होते हैं ना। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, सबको पता है ये। एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। देखो, मतलब पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अब की बार की जो फिज़िक्स है, तुम्हारी 12th की जो फिज़िक्स है, ये थोड़ी ना माइक्रो लेवल की है। मतलब इसमें हम लोगों को ना थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है। एटम, न्यूक्लिया, ये सब तुम्हें कल मैंने सिलेबस में बताया था जब डिस्कशन कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा इसको ना केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को इसमें। इससे पहले 11th में हम लोग पढ़ रहे थे मास के बारे में, सन के बारे में, अर्थ के बारे में, ग्रेविटेशन वगैरह में पढ़ रहे थे ना। तो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जो तुमने 11th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उससे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे ऑल इज़ गोइंग टू चेंज। सारे नए कंसेप्ट हैं, कुछ कुछ पुराने कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखो एक्चुअली होता क्या है। अब नाउ दिस इज़ अ चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। नेगेटिव को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर बीच में प्रोटॉन होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन वगैरह घूम रहे होते हैं ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो इसको हम लोग ये स्टैटिक चार्ज होता है, तो मैंने इसको क्या लिखा है? स्टैटिक लिखा है, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा रेस्ट पे होता है। और मूवेबल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हमने लिखा है मूवेबल। तो दो टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक तीसरी चीज़ भी होती है एक एटम के अंदर, उसको बोलते हैं एन के ऊपर जीरो जो मैंने लगाया, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ डिस्कस ना करके, इसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियर चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको अलग से रख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट क्या होती है किसी भी चार्ज की? इट्स कूलम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तुम लोग इसमें छोटी यूनिट्स भी पढ़ लोगे, जैसे म्यू कूलम, माइक्रो कूलम, ऐसे करके तुम लोग पढ़ लोगे बहुत सारी चीज़ें। तो वो तो हम न्यूमेरिकल्स करते टाइम तुम्हें समझा दिया जाएगा कि कन्वर्जन किस तरीके से होता है। अगेन नेक्स्ट, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होती है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अब ये जो नेक्स्ट चीज़ है, ये सबसे तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलना चाह रहा है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इतना। ये हमारे पास चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्जेस बराबर रहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि एक प्रोटॉन पे अगर मैं यहाँ बनाऊँ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो इस पर चार्ज होगा ना वो होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो इस पर चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोनों के दोनों चार्जेस हर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे बराबर होते हैं। हाँ, हर एक प्रोटॉन का मास अलग अलग होता है और इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है। इनके मास में फ़र्क होता है, वन पे चार्जेस सेम होते हैं। चार्जेस का मैग्नीट्यूड इज सेम, बट उनकी जो साइन है, देखो पॉजिटिव लगाया मैंने, नेगेटिव लगाया, उनका डायरेक्शन, उसकी साइन अपोजिट होती है। दैट्स वाई दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसी की वजह से दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन की वजह से। मतलब एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इज सेम, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट द मैग्नीट्यूड, बट द डायरेक्शन और द साइन ऑफ द चार्ज चेंजेस। इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। अब देखो, नेगेटिव पॉजिटिव एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं होती है, बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव हम लोगों ने खुद अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है। मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को स्टडी करूँ, दे आर फिजिकल पार्टिकल्स, वी कैन सी देम, दे आर फिजिकल पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन पे ऐसा पॉजिटिव तो नहीं लिखा होगा ना एक्चुअल में उसके सर के ऊपर, नहीं ना। इलेक्ट्रॉन पे भी नहीं लिखा होगा नेगेटिव उसके सर के ऊपर। ये हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव साइन बना दिए। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ ये डिफाइन करते हैं, ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगी ना, ये
इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग साइन बनाते हैं। बाकी साइन का सिर्फ यहाँ पे सिर्फ शो करना है कि दोनों दूसरे से अपोजिट है, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके। तो कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है। अब वही लिखा है मैंने इसमें, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिमेन्स सेम, दैट्स वाई एन एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रहता है। तुम कोई सा भी एटम पकड़ लो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। मान लो कोई एलिमेंट है, सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, और दोनों पे चार्जेस क्या होता है? सेम। तो अगर दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी एटम में सेम होंगे, इसका मतलब क्या है? वो एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है, और वो दोनों दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस आउट कर देंगे। तो एटम कैसे हो जाएगा? हमेशा न्यूट्रल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है ये मैं तुम्हें अच्छे से नेक्स्ट अभी समझाऊंगा थोड़ी देर। अभी इतना समझ लेना बस कि अगर कोई भी एटम है, मैं आयंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आयंस ऐसे होते हैं अनायंस कटायंस ना, पॉजिटिव जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ सोडियम का जैसे एटम NaCl इनकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर भी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी वजह से ये दोनों केमिकली स्टेबल हो ना हो, पर इलेक्ट्रिकली हमेशा स्टेबल होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे हमेशा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब इस सब से डिस्कशन करने के बाद मैंने डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्या होती है इसको डिफाइन करना है। देखो चार्जेस के दो टाइप है ना, चार्जेस के दो टाइप होना उसकी डेफिनेशन तो नहीं हो सकती। ठीक है, वो तो उसके टाइप हो गए। डेफिनेशन क्या हो सकती है? डेफिनेशन कैसे डिफाइन करूँगा मैं? तो हम लोग चार्जेस को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स। कैसे? देखो चार्जेस, डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्या है? द एडिशनल प्रॉपर्टी of protons and electrons which give rise to electric forces between them is called the electric charge। अब सीधा सीधा मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लग रही होगी, जो फोर्स जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है इतनी 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये इसकी वैल्यू होती है। हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इस फोर्स की एग्जिस्टेंस की वजह से ये चार्ज की वो प्रॉपर्टी जो इस फोर्स को राइज करवाए उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो प्रॉपर्टी इन पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स की जो इस फोर्स को राइज कराए, इस फोर्स को क्रिएट करे, उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। एग्जाम्पल तुम्हें देता हूँ मैं, बेसिक एग्जाम्पल है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये M1 बोल देता हूँ मैं, इसको M2 बोल देता हूँ। मास क्या होगा? मास को तुम लोग बोल सकते हो कि भाई मास को कैसे डिफाइन करेंगे? मास का डेफिनेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। मास इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल जिसकी वजह से, अगर इनके बीच का डिस्टेंस सपोज r है, तो जिसकी वजह से वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को राइज करे। मतलब मास क्या हो सकता है? अगर इन बॉडी के पास मास नहीं होगा तो ये फोर्स होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, फोर्स होगी ही नहीं। मतलब अगर मास होगा तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली अगर ये फोर्स है, ये वाली फोर्स है हमारे पास, ये F = 1/4 Q1 Q2/r², ये वाली फोर्स अगर हमारे पास है, इसका मतलब क्या है? देयर शुड बी एग्जिस्टिंग अ प्रॉपर्टी जो ये फोर्स को क्रिएट कर रही है। तो इस फोर्स को कौन क्रिएट कर रहा है? मास, है ना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चार्ज। इस फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज वो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन उसको क्रिएट करे, उसकी वजह से हो। दूसरा, हम लोगों को यही पता होना चाहिए कि एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। एडिशनल प्रॉपर्टी मतलब क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे आर फिजिकल पार्टिकल्स। अगर ये फिजिकल पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो पक्का होगी होगी, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लेते हैं ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इनके बीच में इसके पास भी कुछ मास होगा, इसको मास ऑफ प्रोटॉन बोल देते हैं, इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हाँ, भले ही ये बहुत कम होता है, इसको हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं, बट होता तो है मास। अगर इनका मास होता है, मतलब अगर मास है, तो मैं अगर इस फॉर्मूले में डालूंगा इन दोनों को, वैल्यू इनकी, तो मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी इन दोनों के बीच में।
बट एक ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी वीक होती है कि इन दोनों को अट्रैक्ट करने के काम नहीं आएगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी वीक, क्योंकि ये जी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास 10⁻⁻11 के मल्टीपल में होती है, के ऑर्डर में होती है। मासेस भी हमारे पास 10⁻30 kg के अराउंड होते हैं, और आर स्क्वायर भी बहुत कम होता है। जब ये सब चीज़ें इतनी कम कम है तो जो फोर्स आएगी ना बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज़ वेरी वीक, बहुत वीक होगी ये, वीक क्या लिख दिया मैंने, वीक, बहुत वीक होगी। अब अगर ये वीक होगी तो ये इसको होल्ड नहीं कर सकता आपस में। एक एटम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को मुझे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को दूसरे को होल्ड कर दें, तभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बनता है, प्रॉपर तरीके से बनता है। अगर इसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा तो क्या फ़ायदा इसके होने का। तो इसकी वजह से ये होल्ड नहीं हो पाएगा। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको मैं ई बोल देता हूँ फिलहाल अभी, एफ ई, ये होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो होती है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये एडिशनल फोर्स होगी ना एक, वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये तो एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे, जो ये वाली फोर्स है हमारे पास, ये वाली जी वाली फोर्स, ये तो एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। बट ये फोर्स थोड़ी वीक होगी, ये उसको होल्ड नहीं कर सकती टुगेदर एक एटम को। दूसरी फोर्स जो एग्जिस्ट कर रही होगी ड्यू टू, ये तो किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रही है, ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज भी है, उस चार्ज की वजह से फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, वो ये वाली फोर्स है, ठीक है। तो ये एडिशनल प्रॉपर्टी हो गई ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। एंड ये सब चीज़ तुमको समझ में आ गई कि चार्ज का ओरिजिन क्या है, चार्ज कहाँ से आया, कैसे हम लोगों ने डिफाइन करनी है चीज़ें। तो हम लोग फोर्स से डिफाइन करते हैं चीज़ें। और हमने देखो पहले तुम लोगों ने जो पढ़ा है इसी को हमने यूज़ किया, जो नैन ने पढ़ा है उसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, किस तरीके से हम लोगों ने इसको समझना है। ओके, तो अभी एक फंडामेंटल चीज़ आती है कि भाई चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस क्या होगा, व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी तुम बोल सकते हो कि फंडामेंटल चीज़ है ना, तुमको समझ में आना चाहिए कि हम जो पढ़ इस पूरे चैप्टर में, और आई थिंक इस पूरे बुक में मास का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ों की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ों की बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे मास नेग्लिजिबल लगभग रहता है। तो मास नेग्लिजिबल रहेगा तो क्या रहेगी वहाँ पे चीज़ें, वहाँ चार्ज रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, चार्ज क्या होगा, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड मास नेगेटिव हो सकता है क्या, मास ज़ीरो हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मास इज ऑलवेज इज पॉजिटिव, मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब तुम लोग सोचोगे चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कैसे हो रहा है। देखो बेसिक है ना, ज़ीरो मतलब क्या, मैं किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, न्यूट्रॉन को या फिर किसी ज़ीरो न्यूट्रल बॉडी को। नेगेटिव मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट, अब देखो बच्चों वाला डिफरेंस, एसआई यूनिट कितनी होती है, इसकी होती है कूलम, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी होती है हमारे पास केजी, है ना। अब दूसरी बात, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, मतलब मैं किसी भी चार्ज को कितना भी एक्सेलरेट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मास इंक्रीजेज विथ वेलोसिटी, मास वेलोसिटी के साथ बढ़ता रहता है। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमारे पास, हम आगे मतलब थोड़ी हाई लेवल की उसमें आ जाता है ये। इसको हम लिखते हैं m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन रूट के अंदर 1 - v²/c²। तुम लोगों को ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है इसको, बट ये सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने लिखवा दिया है फॉर्मूला, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब अगर मेरी वेलोसिटी ये ऊपर वाली और ये स्पीड ऑफ लाइट बराबर हो गई तो नीचे 1 - 1 0 हो जाएगा, तो मास कैन बी इन्फिनिटी,
ठीक है, मास कैन बी जीरो और इन्फिनिटी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, अभी हम वैसे इसको मैं इस वाली प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं, चार्ज इज़ कंजर्व्ड, इस वाली प्रॉपर्टी को, चार्ज को हम कंजर्व कर सकते हैं, मास को हम कंजर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मास को हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट इतना हम लोगों को पता है कि मास को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसको। बर्न, किसी भी चीज़ को तुम बर्न कर दोगे डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मास इज नॉट कंजर्व्ड, it can be changed into energy by the relation E is equals to mc स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन E is equals to mc स्क्वायर की वजह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, जो फोर्स होगी ना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, it can be attractive and repulsive, पर यहाँ पे only attractive, only attractive force। आई होप तुमको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव कैसे हो सकती है, यहाँ पे ये देखो, ये दो मासेस हैं, ये मासेस हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, इनके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा हमसे अट्रैक्टिव पड़ी है, अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स रहेगी हमेशा अट्रैक्टिव रहेगी। बट तुम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको पूरे को क्लियर कर देता हूँ, अगर ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोगों ने पहले पढ़ रखी है, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। किसी बॉडी पे मास है तो दूसरी बॉडी के मास को अट्रैक्ट करेगा हमेशा। बट अगर मैं इसी केस में तुम लोगों को बताऊं कि एक प्रोटॉन है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अगर एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव होगा या फिर एक नेगेटिव और एक नेगेटिव होगा तो दोनों क्या करेंगे आपस में, रिपेल। पर तुम्हें बोलूँ कि एक मास है m1, दूसरा मास है m2, ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तुम बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ये अट्रैक्ट रिपेल क्या है, तो अट्रैक्ट ही करेगा हमेशा। तो जब तक हम इसके साइन को डिफाइन नहीं करते, मतलब चार्जेस में क्या होता है, वी हैव साइन, साइन बताता है हम लोगों की क्या अट्रैक्शन होगा कि रिपल्जन होगा। तो यही प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस पे आते हैं हम लोग। अब चार्जेस की हम लोगों को चार प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है इस पर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बच्चों वाली प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्वेश्चन हेयर इज़ वाई, ये क्यों होता है। इसका मैं तुम्हें जो आंसर है ना, मैं तुम्हें तब दूंगा जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा हूँगा, उस टाइम पे आई विल गिव यू द आंसर कि क्यों होता है ऐसा। हम लोगों ने पढ़ा तो है ना कि रिपल्जन होता है या अट्रैक्शन होता है, पर होता क्यों है ना, ये भी तो जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब दूसरा वही जो मैंने भी लिखवाई, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली, चार्जेस आर फंडामेंटल इन नेचर, दैट इज दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मास को तुम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय तो कर ही सकते हो बाय द रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, है ना, इससे तो तुम क्रिएट डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं मास को, ये रिलेशन तो बताती है हमको थ्योरेटिकली। तो पर चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्जेस क्या है ना, फंडामेंटल इन नेचर है, यूनिवर्स की क्रिएशन के टाइम भी चार्ज आया था और वो हमेशा रहेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेंगे जब तक यूनिवर्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। हाँ, ये एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड व्हाट इज़ अ न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। ठीक है, अब देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, इस डायग्राम में मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रोटॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब मैं बोलूँगा कि इस पूरी बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है बताओ इस पूरी बॉडी पे, तुम लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि हाँ 7 प्रोटॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऐड कर दो 0। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ रही है तो क्यों आ रही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है इतना। अगर दोनों पे चार्ज बराबर है
और दोनों का जस्ट साइन अपोजिट है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, एक प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ऐसे करते करते अगर 7 प्रोटॉन है, 7 से 7 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो देखो, अब कोई भी बॉडी, यहीं पे तुम्हारे पास एक पॉइंट है, मैंने नीचे लिखा है, मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा उसको थोड़ी देर में। ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई बॉडी ऐसी है जिस पे जो नेट चार्ज है ना, नेट चार्ज, वो नेट चार्ज उस पर कितना है, वो नेट चार्ज उस पर है ज़ीरो। अगर कोई ऐसी बॉडी उस पर नेट चार्ज ज़ीरो है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनचार्ज बॉडी, और वी कैन से इट्स अ न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रॉन। न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रॉन नहीं होती है, ठीक है। अनचार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी सेम चीज़ है। जिस बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाए, उस बॉडी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, अनचार्ज बॉडी या फिर न्यूट्रल बॉडी। अंडरस्टैंडेबल, बहुत ईजी है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस है, सीधे सीधे चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने तुम्हें दिया है, इस बॉडी में तुम देख लो 8 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जब मैंने इन दोनों को ऐड करूँगा तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। बाकी एक्सेस में कौन बच जाएगा, प्रोटॉन बच जाएगा, तो उसका चार्ज आ जाएगा इस बॉडी पे। मतलब ये बॉडी का जो नेट चार्ज है ना, इस बॉडी का जो नेट चार्ज है, इट इज़ +4, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी है? नहीं, न्यूट्रल बॉडी के लिए कितना आंसर आना चाहिए, 0 आना चाहिए आंसर में, पर यहाँ कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ चार्ज्ड बॉडी। ये बॉडी को मैंने चार्ज कर दिया। चार्ज कैसे कर सकता हूँ किसी बॉडी को मैं, हाउ कैन आई चार्ज अ बॉडी, बाय गिविंग इट इलेक्ट्रॉन और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉन या तो दे दूं उसको, या इलेक्ट्रॉन हटा दूं। अब मैं इलेक्ट्रॉन को ही क्यों दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास कैसा होता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन ही कैसा होता है, मूवेबल चार्ज, ये बताया था ना। इलेक्ट्रॉन ही मूवेबल होता है, ये तो स्टैटिक होता है, इसको तुम छेड़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो अब आते हैं फिर से उसी पे, चार्ज बॉडी क्या है, बाय एनी बॉडी जिसके पास नेट चार्ज 0 नहीं है, जिसके पास कोई नेट चार्ज है, चाहे +4 हो चाहे -4 हो। अगर प्लस होगा नेट चार्ज तो उसे बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, एज सिंपल एज दैट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ न्यूट्रल बॉडी एंड अ न्यूट्रॉन बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। देखो न्यूट्रल बॉडी के अंदर एक्चुअली में क्या होता है ना, एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर एक जो चीज़ होती है हमें वो समझनी कि अगर ऐसे है 5 प्रोटॉन्स और मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दूँ, तो इसके बाद जो हमारे पास इसका जो नेट निकलेगा ना, वो निकलेगा 5 प्रोटॉन्स प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये निकलेगा 0। तो इसको बोल दूंगा मैं न्यूट्रल बॉडी, है ना, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। पर न्यूट्रॉन ऑन दी अदर हैंड, मैंने बोलना इट्स अ डिफरेंट एंटिटी, ये एक अलग ही एंटिटी है जिस पे चार्ज होता ही नहीं है। एक पार्टिकल है ऐसा जिस पे चार्ज ही नहीं है, ठीक है। अब जिस पे चार्ज ही नहीं है, इसको हम लोग, मैं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई। याद रखना कि न्यूट्रल बॉडी और न्यूट्रॉन दोनों की दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक। अब सो हम डिस्कस अब करते हैं कि हाउ कैन वी ऑब्टेन अ चार्ज बॉडी। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस ये कर लिया था कि चार्ज बॉडी क्या होती है, जिस पे नेट चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जिसपे पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव होता है तो नेगेटिवली चार्ज। बट नाउ वी हैव टू डिस्कस कि एक चार्ज बॉडी को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ना होता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और हमारे पास टोटल 3 मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। देखो बहुत सिंपल मेथड्स हैं, तुम्हें इसके में ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग लिख भी खुद सकते हो अगर तुम चाहो तो। मैंने विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स तुम लोग एक्सप्लेन कर रखा है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, सपोज मान लो जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है कि एक रब्ड ऑफ ग्लास, एक ग्लास, 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए इसमें हमारे पास। एक यहाँ पे ऐसे एक ग्लास रॉड है और एक क्लोथ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिल्क क्लोथ को ग्लास रॉड से रब किया, तो ग्लास रॉड के पास देखो एक ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड किसी को अट्रैक्ट तो नहीं करती, किसी को रिपेल भी नहीं करती, है ना। तो मतलब ग्लास रॉड कैसी होगी, एट इट्स ओरिजिनल स्टेट इट इज़ अ न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी होगी ग्लास रॉड। फिर मैं एक सिल्क का क्लोथ लेता हूँ, एक सिल्क का क्लोथ भी क्या होगा, ये भी एक न्यूट्रल बॉडी होगा।
देखो दो न्यूट्रल बॉडी हैं, मैं इनसे चार्ज अनचार्ज बॉडी बनाऊंगा। अब क्या होगा, मैंने इन दोनों को आपस में रब किया, इन दोनों को आपस में मैंने रब किया। जैसे ही मैंने इनको रब किया तो जो ग्लास रॉड थी ना, ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रल बॉडी इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मान लो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर भी 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है मान लो। जब मैंने इसको रब किया ना, तो यहाँ से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ने इस सिल्क सॉरी इस ग्लास रॉड को छोड़ दिया, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। मतलब यहाँ पे तो 4 प्रोटॉन पहले से थे ही और 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे ही, अब ये 4 और पहुँच गए यहाँ पे, मतलब इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। क्योंकि जब मैंने इन दोनों को रब किया, रबिंग किया, तो देख रहे हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भी, लिविंग इट पॉजिटिवली चार्ज। तो जो हमारे पास है वो कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई हमारे पास। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो गए, सिल्क में ट्रांसफ़र हो गए। तो ये तो कैसी हो गई, ये हो गई पॉजिटिव चार्ज्ड, और ये कैसा हो गया, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। मैं नेगेटिव चार्ज क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि ये 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे ही, न्यूट्रल तो था ही ये। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आए, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया है, तो नेगेटिव चार्ज इस पर एक्सेस में है, एक्स्ट्रा में है, तो ये होगी नेगेटिवली चार्ज। तो फ्रिक्शन मतलब क्या है, जब हम दो बॉडी को फिजिकली रब करें एक दूसरे के साथ, तो एक बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव करेगा वो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएगा वो बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज। सिंपल, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है उसे बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या है, इसको ना हमने डिटेल में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पर ये तो मेथड ऑफ चार्जिंग है, वो थोड़ा डिफरेंट है, पर थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज तो होंगी। देखो इसको ये हम इंडक्शन नहीं बोलते, मैं जस्ट बता रहा हूँ तुम लोगों की, इसको हमने वहाँ पे भी पढ़ना ही है थोड़ा बहुत डिटेल में। इसमें क्या होता है कि मैंने क्या किया, एक चार्ज बॉडी लेके आया मैं, ये थी नेगेटिवली चार्ज, एबोनाइट रॉड लिखा है ना इसमें, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी। ये जो हमारे पास है ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, देखो तुम दिख रहा होगा न्यूट्रल बॉडी है ये, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन और 6 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं इसमें। जैसी मैं, और ये ना ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता चार्ज, इसको एक्चुअल में अगर फिगर में बनाऊँ ना, तो ये ऐसी चार्ज बॉडी है, ऐसे करके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ना सब मिक्स होकर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ठीक, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अब जैसी मैं इस बॉडी के पास, जो मैंने बॉडी ड्रॉ की अभी, इस बॉडी के पास अगर मैं कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले आऊँ, नेगेटिवली चार्ज बॉडी मतलब मैं इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करता, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि नेगेटिव चार्ज बॉडी मतलब कि इस बॉडी जो मैं लेके आ रहा हूँ इसके पास -10 नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको उसके पास लेके आऊँगा, तो ये नेगेटिव जो इसके अंदर के नेगेटिव है ये इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो बन जाएगा हमारे पास, जब मैं इसको उसके पास लेके आऊँगा तो इसके अंदर के -10 नेगेटिव इसके अंदर के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो सारे पॉजिटिव यहाँ पे ऐसे लाइन में लग जाएंगे, और क्या करेंगे, नेगेटिव को रिपेल करेंगे, तो ये दूर चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे मैं इस एबोनाइट रॉड को इसके पास लेके आया न्यूट्रल बॉडी के, तो इसके जो चार्जेस पहले रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे थे, अब पॉजिटिव चार्ज देखो एक लाइन में आ चुके हैं, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव ने इन नेगेटिव को अपने से दूर भेज दिया, रिपेल कर दिया। अब रिपेल कर दिया, अब ये क्या हो गया, ये बॉडी भी तो चार्ज थोड़ा ना भी है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, अरेंज किया है मैंने। अब मैं क्या करूँगा, एक अर्थिंग की वायर लगाई मैंने, और मैंने ये सारे नेगेटिव चार्ज को यहाँ से नीचे भेज दिया अर्थ में, तो क्या बचे मेरे पास, क्या बचे, पॉजिटिव चार्ज बचे। तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड, एज सिंपल एज दैट। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन मतलब क्या होता है, किसी नए के आने की वजह से पुरानों में चेंज आ जाए। कोई नया ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे सराउंडिंग में, कोई नया इंसान आ रहा है हमारे सराउंडिंग में, उसकी वजह से हमारे अंदर जो चेंज हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। नेक्स्ट, इसमें रब नहीं करते, याद रखना, कॉन्टैक्ट लेस प्रोसेस होता है ये, कॉन्टैक्ट लेस। इसमें वी डोंट हैव टू टच, वी डोंट हैव टू रब। अब इंडक्शन से ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसे बोलते हैं हम कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है हमारे पास जनरली, कंडक्शन में सेम इंडक्शन की तरह ही है। देखो यहाँ पे जैसे ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ पे क्या है, अनचार्ज कंडक्टर है, कि मतलब न्यूट्रल है, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब एक ग्लास रॉड है जिस जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये ग्लास रॉड कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसको जैसे मैंने इस पर टच कराया ना, तो क्या हो गया, चार्जेस यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, चार्जेस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए। सेम ये पॉजिटिव गिविंग पॉजिटिव चार्ज और गिविंग नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बाय टच
नॉट बाय रब। क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, चार्जेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब एक चार्ज बॉडी कोई भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, देखो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉडी कोई सी भी हो, उसको अगर मैं एक न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लेके आऊँगा तो चार्ज को ट्रांसफ़र कर देगा, तो उस जो न्यूट्रल बॉडी है वो चार्ज हो जाएगी, इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक, ये हो गया हमारे पास, हमने ये सब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी किसके अंदर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस के अंदर अंदर से हम लोग निकल के यहाँ तक पहुँचे थे। तो तुम्हारे 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो गए। ठीक है, इजीली है, तुम इसको फिगर से ही समझना और अपने वर्ड्स में लिखना, ऐसे भी प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं इसकी वैसे, बट अब तुमको आ गया समझ में, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तुम उसको बोल सकते हो, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, क्वांट मतलब होता है क्वांटा, मतलब क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब किसी बॉडी के अंदर, जैसे ये बॉडी मैंने बनाई, इस बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस पड़े हुए हैं मेरे पास, उसको मैं बोलूँगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी दिया, इसका फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q क्या है हमारे पास, नेट चार्ज, Q नेट चार्ज है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, अभी ऊपर ही पढ़ाया था 19 कूलम, इतना होता है। और तो उसमें नेगेटिव साइन लगा सकते हो, और प्रोटॉन में पॉजिटिव साइन लगा सकते हो। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा, और एक प्रोटॉन पे प्लस 1.616 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। इसीलिए तो दोनों दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, वही बेसिक वाली बात जो तो मैंने पहले समझाई थी। अब इसको समझने के लिए क्या बेस्ट तरीका होता है कि हम लोग उस पर एक न्यूमेरिकल कर लें। न्यूमेरिकल क्या है, ये तुम्हारा NCERT का ही न्यूमेरिकल है, वन ऑफ गुड न्यूमेरिकल। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस पर लिखेंगे, क्वेश्चन एनालाइज करते हैं पहले। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना। मेरे पे एक मैंने पॉलीथीन पीस को, एक पॉलीथीन पीस है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये पॉलीथीन पीस है और ये एक वूल है, ये P लिख देता हूँ उसको, इसको W लिख देते हैं। इसको मैंने आपस में रब किया तो कौन से मेथड से, मैंने फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से क्या हुआ, मैं तुम लोग को इतना ड्रॉ नहीं करना है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से जो पॉलीथीन पीस इज़ फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, जो पॉलीथीन पीस है इसके पास जो नेट चार्ज आ चुका है, अब नेगेटिव चार्ज वो आ चुका है इतना। मतलब ये पॉलीथीन पीस एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन चुकी है, पॉलीथीन पीस एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन चुकी है। उसके बाद हम लोग करेंगे, अब हमें आना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास। देखो हमें बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन इस वूल से इस पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हुआ होगा, यहाँ से यहाँ। क्योंकि हो क्या रहा है, अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बनी है ना, पॉलीथीन और वूल आपस में पहले कैसे रहे होंगे, न्यूट्रल न्यूट्रल रहे होंगे। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे वूल के अंदर, इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ प्रोटॉन्स होंगे। जैसे ही मैंने दोनों को रब किया तो वूल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठ के कहाँ चले गए, पॉलीथीन पे चले गए। वूल हो चुका है पॉजिटिव चार्ज, पॉलीथीन हो चुका है नेगेटिवली चार्ज। ये बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथीन की तरफ चले गए हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले गिवन वैल्यूज पुट कर लेते हैं। गिवन हमें क्या गिवन है, क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले में हमें क्यू गिवन है। क्यू मतलब होता है नेट चार्ज, नेट चार्ज इतना है इस पॉलीथीन पे, कि पीस पे, पूरे पीस पे नेट चार्ज कितना है, इतना। तो लिखेंगे -3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ये हमारे पास है। ठीक, अब दूसरा नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हुआ है ना, वो होता है चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए। तो मैं लिखूंगा बाय द फॉर्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ये होता है फॉर्मूला। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो Q कितना है हमारे पास, -3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम इज इक्वल्स टू, अब प्लस माइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस लगाना है, इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव लगाना है। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, एन कितना है हमें निकालना है, इनटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द, नेगेटिव मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो मुझे वाला नेगेटिव नहीं लेना है इसका। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये पहले से जो नेगेटिव साइन है प्लस माइनस एनी वाला, ये रिप्रेजेंट पहले से ही कर रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो मैं दो बार नेगेटिव नहीं लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने एक बार नेगेटिव लगाया, इस नेगेटिव से वाला नेगेटिव कट जाएगा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19।
इन्हों को डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द आंसर ऑफ 1.875 इंटू 10⁻12। तो इतने मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। अब ये तो तुम्हें सिंपल फॉर्मूले समझ में आ गया। देखो प्लस माइनस एनी का सिंपल लॉजिक ये है, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस लगा देना, फिर तुम्हें ये वाला माइनस नहीं लगाना, ठीक है। और अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब हमें वो बोल रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हमने निकाल दिए। नेक्स्ट बोल रहा है इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो मास का ट्रांसफर कुछ हो रहा है। अब देखो इसको अगर मैं फर्स्ट पार्ट मानूँ तुम्हारा, तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, ये तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन है। हाँ भाई ट्रांसफर ऑफ मास तो होगा ना, भले ही बहुत नेग्लिजिबल हो। अब हमें इतना पता है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9 इंटू 10⁻−31 kg, बहुत कम होता है पर होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, इतने 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे। तो मास ट्रांसफर्स कितना हो जाएगा, मास ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं 1.875 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन का मास, सिंपल यूनिटरी मेथड 9 10⁻−31, वी विल गेट द आंसर 1.687 इंटू 10⁻−18 kg। तो लगभग तुम देख रहे हो -18, तो लगभग नेग्लिजिबल मास ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन। आई होप तुम्हें क्वांटाइजेशन समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वांटाइजेशन में तुम्हें या फिर नंबर पूछेगा, या तुमसे नेट चार्ज कभी पूछेगा, तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। तुम्हें दो चीज़ें गिवन होके एक चीज़ होगी, दो चीज़ों में से तुम्हें एक चीज़ें हमेशा पता रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा इतना ही होता है, तो ये तुम्हें हमेशा गिवन रहेगा, ये तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन तक, और कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा कूलम्स लॉ, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी एनी डाउट होगा तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।